इन अकाउंटिंग रूल्स को, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट मतलब का मतलब होता है थ्योरी। किसी भी काम को करने से पहले जो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। और एक कन्वेंशंस को कहते हैं असम्पशंस, जो चीजें हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ये काम करने से पहले हमने ये चीजें अज्यूम की हुई थी, ये काम हम ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कि जो बिजनेस है वो अपने ओनर से अलग है। कि जो बिजनेस का ओनर कौन होता है? जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो होता है बिजनेस का ओनर। और जो पैसा उसने बिजनेस को दे दिया, वो पैसा बिजनेस का हो जाता है, फिर वो उसका नहीं रहता। जैसे मैंने एक बिजनेस क्रिएट किया, ठीक है, मैंने उस बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल। बिजनेस के लिए वो पैसा क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, सो मैंने वो पैसा बिजनेस को दे दिया, मेरा पर्सनल पैसा था, वो मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। आज जब मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा बिजनेस को हो गया, वो पैसा मेरा नहीं। सो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। कि जो एक बार पैसा मेरा पर्सनल था पर मैंने बिजनेस को दे दिया, वो पैसा बिजनेस को हो गया। सो मैंने एक बिजनेस क्रिएट किया है। जब मैंने बिजनेस क्रिएट किया तो मैंने बिजनेस के नाम पे लैंड खरीदी, मैंने बिजनेस के नाम बिजनेस पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। सो वो जो लैंड खरीदी वो बिजनेस के नाम पे खरीदी, वो मेरे ही नहीं, चाहे मैं उस बिजनेस की ओनर हूँ, बट दैट लैंड डजंट बिलोंग टू मी, दैट लैंड बिलोंग्स टू द नेम ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स। अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम अकाउंट्स बिजनेस के बना रहे हैं, बिजनेस के ओनर के अकाउंट्स नहीं बना रहे। सो बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स। तो जो ओनर्स बिजनेस को क्रिएट करते हैं, जब एक बिजनेस बन जाता है तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है। दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स हु हैव क्रिएटेड द बिजनेस। तो इसलिए जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो अकाउंट्स बिजनेस के लिए बनेंगे, ना कि वो पर्सन के लिए या ओनर के लिए जिसने उस बिजनेस को बनाया। ओके, इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बिजनेस को क्रिएट करने के तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं जब एक सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। देयर इज वन सिंगल पर्सन, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, वही अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। जैसे सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, तो आपके जो के पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं जो बिजनेस रन करते हैं, दैट इज यूजुअली द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है वन सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। सो सोल प्रोप्राइटरशिप मींस दैट बिजनेस वेरी सिंगल ओनर, कोई सिंगल पर्सन बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है, दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस के एसेट्स को ओन करते हैं, देयर कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर सिंपली हम इसको कह सकते हैं कंपनी। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में पार्टनरशिप से भी बहुत ज्यादा नंबर है। पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। 50 से ज्यादा अगर पार्टनर्स रखने हैं आपको तो कंपनी बनानी पड़ेगी। सो 50 से ज्यादा लोग ओनर नहीं हो सकते पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो गए, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी, वो कंपनी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो कंपनी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जितने मर्जी, देयर इज नो लिमिट। मिनिमम 2% चाहिए होते हैं कंपनी स्टार्ट करने को, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ पर्संस कैन बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। में क्या होता है, वन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी के मैनेजर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर बैठते हैं, कंपनी का बिजनेस चलाते हैं, कहते हैं कंपनी के मैनेजर्स। तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है वही मैनेजर है, ओनर ही कंपनी को मैनेज करते हैं। पर कंपनी में ओनर्स अलग पर्सन होते हैं, मैनेजर्स अलग। ओनर्स कौन होते हैं? जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया, वो पैसा लगा के भूल गए हैं, वो कंपनी के डिसीजंस नहीं लेते, कंपनी को चलाते नहीं है। कंपनी को चलाने के लिए लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो कंपनी के अंदर बैठते हैं और कंपनी को चलाते हैं, जिनको कहते हैं मैनेजर्स। सो डिफरेंस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में? जो ओनर है वही मैनेजर, जिसने पैसा लगाया वही कंपनी को चला भी रहा है, कंपनी के डिसीजन भी ले रहा है। पर कंपनी में ओनर्स अलग है, मैनेजर अलग।
तो तीन तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर कंपनी। पर तीनों में ही ये ख्याल रखना है कि अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो बिजनेस के अकाउंट्स है और बिजनेस के ओनर के अकाउंट्स है, बिजनेस ओनर से अलग है। इफ वी आर मेकिंग अकाउंट्स, वी आर मेकिंग अकाउंट्स फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्सनल ओनर। तो जो अकाउंट्स बनेंगे वो बिजनेस के अकाउंट्स बनेंगे, उस पर्सन के पर्सनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट मतलब हर एक आइटम को रुपीस में एक्सप्रेस करना। सो अकाउंटिंग में ही हम सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, विधि को रिकॉर्ड, वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप रुपीस में मेजर कर सकते हैं। जिस भी आइटम को, ट्रांजैक्शन को आप रुपीस में मेजर नहीं कर सकते वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं। सो अकाउंटिंग में वही खर्चे या वही इनकम या वही चीजें आएंगी जो आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो, मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो मैं आपको एग्जांपल दिया था कि एक मेरा एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है, पर मैं उसको मनी में तो मेजर नहीं कर सकती। मेरा माय एम्प्लॉय इज ऑनेस्ट, कैन आई एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उसका मुझे क्या मनी की टर्म्स में क्या बेनिफिट हो रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। तो वो चीजें नहीं रिकॉर्ड होती। अकाउंटिंग में हमें वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जिसको हम पैसे में, रुपीस में मेजर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है मनी मेजर। तो जो भी नॉन फाइनेंशियल आइटम्स होती हैं वो नहीं रिकॉर्ड होती, जिसको हम रुपीस में मेजर नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होगी जिसको रुपीस में मेजर कर सकते। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है दैट द बिजनेस विल गो ऑन फॉरएवर, कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये असम्पशन नहीं मानते कि हमने बिजनेस को बंद कर देना। कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे आप तो यही मन में सोचोगे ना कि हमने इस बिजनेस को हमेशा के लिए चलाना है, दैट बिजनेस विल गो ऑन फॉरएवर। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करके हम ये असम्पशन मानते हैं, ये सोचते हैं दैट आवर बिजनेस विल गो फॉरएवर, दैट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे नहीं कहते कि हमने 5 साल बाद बिजनेस बंद कर देना। यू ऑलवेज स्टार्टेड with the motive of running it for a long period of time. So ये है going concern concept। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हमारे दिमाग में ये होता है कि हमने बिजनेस जो है हमेशा के लिए इसको चलाना है, तो हम किसी टाइम पीरियड तक बिजनेस नहीं चलाएंगे, हम किसी टाइम पीरियड तक चीजें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिस साल की है उस साल में रिकॉर्ड करेंगे। So we will have this assumption that the business will go on forever। इसको कहते हैं going concern concept। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है that everything is recorded on the basis of its actual cost। मैंने रिकॉर्डिंग किसके बेसिस पे करनी है कि उसकी मेरे एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। जैसे मैंने एक लैंड खरीदी, बिजनेस के लिए मैंने लैंड खरीदी, वो लैंड कितने की आई, 80,000 रुपीज की। सो मैंने उसको अपनी बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज पे लिखना है। चाहे अब उसकी मैंने 5 साल बाद पहले खरीदी थी, मैंने उसको 80,000 पे रिकॉर्ड कर दिया। अब 5 साल के बाद मैं क्या करती हूँ, वो लैंड जो है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं करती, जो मैं आपको डेप्रिसिएशन बाद बताऊंगी। सो लैंड की जो है वैल्यू 80,000 आपने खरीदी 5 इयर्स पहले, अब 5 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख हो सकती है, पर आपने उसको 80,000 पे रिकॉर्ड कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, आप उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो जिस पे आपने उसको खरीदा है। So you will record the land at ₹80,000। आपने 5 इयर्स पहले खरीदी थी, आपने 80,000 पे रिकॉर्ड किया, उसको 80,000 पे आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। अगर उसकी वैल्यू कभी बढ़ जाती है तो आपने उसको बड़ी वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करना, आपने उसी वैल्यू पे आइटम को रिकॉर्ड करना है जितनी आपने वो आइटम प्राइस पे खरीदी। जिसको कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कई एसेट होते हैं उनकी वैल्यू कम होती रहती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी मैंने 50,000 का खरीदा था, तो हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हम यूज करते करते उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, तो हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते रहते हैं, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू में कम हो जाएगा। सो प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सो आप यूज कर रहे हो, यूज करते करते उसकी वियर एंड टियर होगी, वो घिस जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते रहते हो, दैट इज डेप्रिसिएशन। पर लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती, लैंड घिसती थोड़ी है, लैंड की तो एप्रिसिएशन होती है, पर आपको एप्रिसिएशन शो नहीं करते। हमारा रूल क्या होता है
हम पॉसिबल नुकसान को तो रिकॉर्ड करते हैं पर पॉसिबल प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करते। अगर मुझे फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, मुझे पता है इसकी वैल्यू, मेरी प्लांट एंड मशीनरी की फ्यूचर में वैल्यू कम होने वाली है, तो मैं अपने उसमें बैलेंस शीट में अपने रिकॉर्ड्स में उसकी वैल्यू कम अपने आप करती रहूंगी। पर मुझे पता है मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ने वाली है, पर मैं लैंड की वैल्यू बढ़ाऊंगी। इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म, कि हम आगे होने वाला लॉस वो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं पर प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअली में होता है। सो लैंड और मैंने प्लांट एंड मशीनरी एग्जांपल बताया, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होती है, यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर साल उसकी वैल्यू कम करते हैं, चाहे हमने मार्केट में बेची नहीं है, चाहे हमने पूछा नहीं है मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी, पर हमें पता है कि उसको यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी, तो हम हर साल उसकी वैल्यू कम करते हैं 10%, जैसे 10% कम करते हैं, 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000, हर साल 5,000 मैंने घटाते रहे उसकी। पर अब लैंड है, लैंड की वैल्यू तो नहीं कम होती, लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है, पर मैंने लैंड की वैल्यू हर साल बढ़ाती नहीं, एप्रिसिएशन नहीं करनी, डेप्रिसिएशन कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरे आइटम उस प्राइस पे रिकॉर्ड करिए जितने पे मैंने उसको खरीदा, उतने मेरी जितने पे वो मार्केट में अवेलेबल है, जितने पे मैंने खरीदा है, जितना खर्चा मैंने उसके लिए किया है, उस पे मैंने वो आइटम लिया है। दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल का मतलब क्या होता है, डुअल मींस टू। सो अकाउंटिंग कहती है हर एक एंट्री के दो पहिए होंगे, दो एस्पेक्ट्स, देयर विल बी टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। सो एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, one negative aspect, one positive aspect. Negative aspect means कि debit, positive aspect means credit. अब जैसे मैंने एक एसेट खरीदा है, जैसे मैंने कोई कार खरीदी अपने बिजनेस में, कार खरीदने से क्या हुआ, एक तो मेरे पास कार आई है, वो मेरे पास क्रेडिट हुआ है, पॉजिटिव मतलब मेरे पास कार आई है पर मेरे पैसे गए। सो एक चीज आई है, एक चीज गई। सो एवरी आइटम हैज टू एस्पेक्ट्स, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव। एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी। सो मेरी कंपनी में मैंने पैसों से कार खरीदी है, तो कार मेरे पास आई है पर मेरा कैश गया, जो आई है उसको क्रेडिट करते हैं, जो गया है उसको डेबिट। ओके, सो कार मेरे पास आई है और कैश मेरा, कार मेरी बड़ी है, एसेट मेरा बड़ा है, कैश। ओके, सो एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो अगर मैं कार खरीद रही हूँ, इससे मेरी एक चीज बढ़ रही है पर दूसरी चीज मेरी कम हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज डुअल एस्पेक्ट। सो जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे, पहला चैप्टर जिसको कहते हैं जर्नल, इसमें आपको पता चलेगा डुअल एस्पेक्ट कैसे होता है। हर एक आइटम के हम दो एस्पेक्ट देखेंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है, जो मैंने आपको अभी समझाई थी चीज, वो लैंड वाली, दैट रेवेन्यूज एंड गेन्स, रेवेन्यू मतलब सेल, जो हम सामान बेच के जो हमें पैसा मिलता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। हम बिजनेस में कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं, तो सामान बेचते हैं, जो सामान बेच के जो पैसा आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। गेन्स मतलब मुनाफा। रेवेन्यू और गेन तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो होंगे, व्हेन दे आर रियलाइज्ड, मतलब एक्चुअली में होंगे। और लॉसेस तो तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं चाहे वो अभी हुए भी नहीं है। लॉसेस मेरे, जब से मैं डेप्रिसिएशन करती हूँ, मैंने एक्चुअली में थोड़ी अपना प्लांट बेचा है, बेचूंगी तो नुकसान होगा, मैं हर साल पर भी उसकी वैल्यू कम करी जा रही हूँ अपनी बुक्स में। सो मतलब मैं आगे आने वाले लॉस को तो रिकॉर्ड आज ही कर रही हूँ, फिर आगे आने वाले प्रॉफिट को नहीं मैं आज रिकॉर्ड कर। दिस इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि मैंने रेवेन्यू मतलब जो इनकम मुझे आती है सामान बेचने से, और गेन मतलब प्रॉफिट, वो मैं तभी रिकॉर्ड करूंगी अपनी बुक्स में जब वो मुझे एक्चुअली में हो गया, उससे पहले नहीं। अगर मुझे लगता है कि मेरे को ये प्रॉफिट होने वाला है तो नहीं मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, और मुझे लगता है मेरे कोई लॉस होने वाला है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। बट रेवेन्यूज एंड गेन्स आर ओनली रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्चुअली हैपन। ये है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेवेंथ इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग साल में कितनी बार करी जाती है? एक बार। साल में एक बार अकाउंटिंग करी जाती है, मतलब साल के एंड में अकाउंट बनाए जाते हैं।
सो अकाउंटिंग पीरियड इज 1 ईयर, 1 साल के लिए अकाउंटिंग करी जाती है। और जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका पीरियड कौन सा होता है, जनवरी टू फरवरी नहीं होता, सॉरी जनवरी टू दिसंबर नहीं होता, ये होता है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल 1 को इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सो अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से, और खत्म कब होता है, अगले साल को मार्च 31। सो अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंटिंग हमेशा एक पीरियड के लिए करी जाती है, और वो पीरियड कौन सा होता है, 1 साल। 1 साल जब वो खत्म हो जाता है तो हम उस 1 साल के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, और वो 1 साल कौन सा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 1 टू मार्च 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कई बार 1 साल से कम के लिए भी करी जाती है, जैसे क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद, या फिर सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने के बाद। पर इनको कहते हैं इंटेरिम अकाउंट्स। इंटेरिम मतलब जो साल के बीच में आप बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स वही होते हैं जो आप साल के एंड में बनाते हैं। ठीक है, सो इंटेरिम कई बार कंपनीज बीच में भी बना लेती है कि 3 महीने के बाद भी बना लेती है, देखने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, 6 महीने के बाद भी बना लेती है, पर ये इंटेरिम अकाउंट्स होते हैं, मतलब साल के बीच वाले। फाइनल अकाउंट्स एक ही बार बनते हैं साल के एंड। ठीक है, सो अकाउंटिंग पीरियड मींस जिस पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज यूजुअली 1। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग मींस मैचिंग कॉस्ट्स विद द रेवेन्यू, मैचिंग कॉस्ट विद द रेवेन्यू। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस साल में जितना मैंने इस साल में जैसे 1 लाख यूनिट्स बनाए, एक बिजनेस करती हूँ, पेन्स का बिजनेस है, आई मैन्युफैक्चर पेन्स एंड सेल। मैं एक साल में 1 लाख पेन बनाए, पर मेरा उसमें से बिका कितना, सिर्फ 50,000। सो 50,000 बिका, सो आई हैव टू मैच माय कॉस्ट विद द रेवेन्यू। मैं सिर्फ उन्हीं 50,000 पेन्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करूंगी जो मेरे बिके हैं, जो मेरे इस साल बिके। आई हैव टू मैच द कॉस्ट विद द रेवेन्यू। जो नहीं बिके उनकी कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड होगी। इस साल जितने इस साल बने तो 1 लाख, ठीक है, पर बिके कितने, सिर्फ 50,000। सो रेवेन्यू कितने का आया, सिर्फ 50,000 पेन्स। सो कॉस्ट भी कितने की लिखेगी, सिर्फ 50,000 पेन्स। और मैंने इस साल 1 लाख पेन बनाए तो मैंने खर्चा तो पूरे 1 लाख पेन के लिए किया, ठीक है, पर मेरे बिके सिर्फ 50,000 है, तो मैंने 50,000 पेन्स का ही रेवेन्यू लिखना है और 50,000 पेन्स की ही कॉस्ट लिखनी है। चाहे मैं पूरे 1 लाख पेन्स की कॉस्ट कर चुकी हूँ, खर्चा कर चुकी हूँ, पर मैंने खर्चा लिखना सिर्फ 50,000 पेन्स है जितने मेरे बिके। दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मुझे अपनी कॉस्ट को अपने रेवेन्यू के साथ मैच करना पड़ेगा। जितने बच जाते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, वो हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो मतलब जितने मेरे बने हैं मुझे उस सबकी कॉस्ट नहीं लिखनी, जितने बिके हैं उसके मैचिंग कॉस्ट। 1 लाख मैंने बनाए इस साल में, फिर मैंने बिके सिर्फ 50,000, सो रेवेन्यू तो सिर्फ 50,000 पेन का आएगा, और कॉस्ट मैंने 1 लाख पेन बनाए, 1 लाख पेन के लिए खर्चा तो मैंने किया ही है, पर मैंने कॉस्ट भी सिर्फ 50,000 के लिए लिखी है, बिकॉज मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है मुझे अपने रेवेन्यू के साथ अपनी कॉस्ट को मैच करना। ओके, सो दिस इज मैचिंग द रेवेन्यू विद द कॉस्ट। नेक्स्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, किसी को याद है? मैं आपको बता देती हूँ, 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम। हाँ जी, एक्रूअल सिस्टम क्या होता है, किसी को याद होगा, इसको मैं करा चुकी हूँ। There are 2 systems of accounting, cash system और accrual system. Accounting पर हम फॉलो कौन सा करते हैं अकाउंटिंग में, accrual system. We don't follow cash. कैश सिस्टम कहता है कि जिस साल में कैश आया है या जिस साल में कैश गया है उस साल में रिकॉर्ड। एक्रूअल सिस्टम कहता है कि जिस साल का वो खर्चा है उस साल में उसको रिकॉर्ड। मैं आपको इससे एग्जांपल बताती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैं 2019 के अकाउंट्स बना रही हूँ, तो मेरा 2019 में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, पर मैंने पे नहीं किया। मैंने पे कब किया, 2020। कैश कॉन्सेप्ट कहता है कि जब पे किया है उस साल में रिकॉर्ड। So according to cash concept, मैं 2020 में उसको खर्चा दिखाऊंगी, जस्ट पे कब किया है, 2020 में किया। पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि पे जब मर्जी किया, जिस साल का वो खर्चा है उसको उसी साल में दिखाओ। सो पे कौन से साल का था, 2019 का। 19 में आपने पे करना था, पर आपने पे किया, चाहे आपने 20 में पे किया, पर उसको खर्चा आपने 19 में दिखाया, क्योंकि वो खर्चा 2019 का है, 20 का। ये होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सो अकाउंटिंग में हमेशा एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कैश।
जिस साल जैसे मैंने सेल्स करी, मैंने 2019 में सेल्स की, पर मैंने सेल्स क्रेडिट पे की, मतलब उधार पे करी, उसके पैसे मुझे अगले साल मिले। सो कैश कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली उसके में पैसे अगले साल रिकॉर्ड जब वो एक्चुअली में मुझे मिले। पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो सेल्स हुई कब है, हुई तो 2019 में है, हुई तो 2019 में, तो उसकी जो है सेल्स की एंट्री 2019 में है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल का वो इनकम है, जिस साल का वो खर्चा है, वो उस साल में आएगा, चाहे उस साल वो पैसे मिले हैं या नहीं मिले, या पे किए हैं या नहीं। कैश का फ्लो हुआ ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। जिस साल में वो खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2019 का था, चाहे आपने पे अगले साल किया, तो खर्चा तो वो 19 का था, वो 19 में आया। अब सेल्स आपने 19 में की है, तो इसके पैसे आपको 20 में मिले, पर सेल्स तो आपने 19 में करी थी, तो वो सेल्स 19 में शुरू। दिस इज कॉल्ड एज एक्रूअल। So incomes and expenses are recorded in the year in which they actually accrue. जिस साल में वो हैपन होते हैं उस साल में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जिस साल में कैश की लेन देन होता है उस साल। दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्लियर? पूरे 9 कॉन्सेप्ट समझ आ गए सबको? So we have done business entity concept, money measurement, going concern, cost, dual aspect, realization, accounting period, matching और accrual. So it's very important question, कई बार इसका theoretical जो है क्वेश्चन वो आता है। अब है नेक्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दैट वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट इसमें कॉन्सेप्ट्स में? आपने आगे से लग बैठा था, ठीक है, यही क्लास। एनीवन फॉर अटेंडेंस?